Yes, my dear friend, welcome to this channel, welcome to this podcast, and I welcome you all. कल्पेश व्यास में आप सबका स्वागत करता हूं इस वंडरफुल जर्नी में। इसका नाम है एफएलटी फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम मोस्टली बात करते हैं इंडियन टीनेजर्स के बारे में कि वो क्या चीजें अभी से फॉलो करें। 13 से लेके 19 ईयर के ओल्ड जो भी बच्चे हैं वो क्या चीजें ऐसी करें जिससे लेके वो अपना फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो काफी सिक्योर कर पाए और फाइनेंशियली फ्री बहुत ही जल्दी हो पाए, ताकि वो जो उसको पसंद है ऐसी उस पैशन को वो फॉलो कर पाए, उस करियर को वो फॉलो कर पाए और अपना बेस्ट आउटपुट दे पाए। सो इस मुहिम के अंदर हमने यह इनिशिएटिव लिया है कि हम फाइनेंस के वर्ल्ड के ऐसे अच्छे अच्छे महारथी को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और उनसे हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें इंडियन टीनेजर्स को फॉलो करनी चाहिए, इंडियन टीनेजर्स के पेरेंट्स को भी कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि उसका जो फ्यूचर है वो एश्योर्ड हो जाए। Okay, so in this series, the very first session we are going to have with Mr. दुष्यंत चतुर्वेदी। मिस्टर दुष्यंत चतुर्वेदी एक बहुत ही उम्दा इंसान है जिन्होंने एनआईएसएम से सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर का सर्टिफिकेशन किया है। एनआईएसएम से ही इज न्यूट्रिशन थेरापिस्ट एज वेल एज नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट। ही इज अ सीनियर मैनेजर इन रिलायंस इंडस्ट्री एंड एग्जीक्यूटिव एमबीए ऑपरेशंस फॉर भरूच रीजन. Okay, he's right now working with the Reliance industry, but I tell you, he is an engineer turned into financial pro, and he is very much passionate about the finance. और वो हमें इसी बात से पता चलता है। दुष्यंत चतुर्वेदी ने पिछले कुछ सालों के अंदर फाइनेंस की दुनिया में काफी काम किया है, जिसमें उसने 336 डिफरेंट इन्वेस्टर्स को हेल्प की है और उसके साथ उसके पोर्टफोलियो को भी मैनेज करते हैं। एंड ही इज राइट नाउ हैंडलिंग द AUM of 21 crore, which is quite a good hands up amount. Okay, and he is into retirement planning, he is into wealth planning, he is into tax planning, he is into child development planning, means child financial planning. So बहुत सारी चीजों को वो हैंडल करता है, as well as he has also initiative one of the movement which is about the health, not just a wealth, it is about health also. So वो कहीं ना कहीं पे हेल्थ और वेल्थ दोनों को मैनेज कैसे करना है वो लोगों को सिखाते हैं और उसके लिए वो काफी काम करते हैं। So we are really happy to have Mr. दुष्यंत in this session. तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं और जानते हैं मिस्टर दुष्यंत से कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे इंडियन टीनेजर्स जो है वो अपना फाइनेंशियल जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर पाए, फाइनेंशियली फ्री हो सके जल्दी से जल्दी, राइट? सो लेट्स वार्म वेलकम मिस्टर दुष्यंत चतुर्वेदी. So yes, we do have Mr. Dushyant Chaturvedi with us. तो दुष्यंत जी, जैसे मैंने बताया कि दुष्यंत जी इज रियली प्रो इन द फाइनेंस और वो पैशन है उसका, फाइनेंस जो है वो उसका पैशन है। आई एज फार एज आई नो दुष्यंत जी इज engineer turned into the finance pro, right sir? Correct. Yes, and he has experience with working with the one of the jargon Reliance industry. उसके साथ काम किया है और साइड बाय साइड उसने फाइनेंस के फंडामेंटल समझे, खुद से समझे हैं और उसके बाद उसने इम्प्लीमेंट किए हैं और बहुत कुछ सीख के एंड देन ही बी द प्रो इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. सो आज हम जानना चाहेंगे दुष्यंत जी आपसे बहुत सारी चीजें. सो स्पेशली जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा ये जो चैनल है, हमारा ये जो पॉडकास्ट है, इट इज नोन एज FLT फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग, बट मोस्टली हम जो फोकस करते हैं टीनेजर्स के बारे में. हमारा जो विजन है वो ये है कि भाई 13 to 19 ईयर जो किड्स है उसको अभी से पता चले कि पैसों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, मनी हैबिट्स क्या होनी चाहिए. सो उसके बारे में हम आज बात करेंगे. तो मेरा सबसे पहला ये आपका सवाल है कि व्हाट डू यू थिंक, आपके टाइम पे आप जब टीनेजर थे वो और अभी जो टीनेजर्स है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, और तभी और अभी जो फाइनेंस का इंपॉर्टेंस है उस टाइम पे समझना कितना जरूरी था या नहीं था, और अभी कितना जरूरी समझना जरूरी है या नहीं है? प्लीज सर. तो मैं इसमें आपको ये कहना चाहूंगा कि जब हमारा जो है मैं हम जब यंग जनरेशन में थे और ये 1980s 90s की बात है, और उस समय हमको तो फाइनेंस का ऐप भी नहीं पता था और हम ये कुछ भी नहीं जानते थे. हमें बस इतना पता था फाइनेंस का मतलब बस ये है कि पैसे मिलने चाहिए. और हमारा एम्बिशन भी जो होता था हम सभी लोगों का वो ये होता था कि किसी भी तरीके से हम एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन किसी तरीके से ले सकें. क्वालिटी एजुकेशन भी उस समय मिलना आसान नहीं था, लेकिन उसको किसी भी तरीके से ले सके और लेने के बाद में हमें एक अच्छा जॉब मिल जाए. बस इससे आगे का हमारा कोई थॉट प्रोसेस था ही नहीं. ओके. लेकिन आज के समय के हिसाब से जब मैं रिलेट करता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें बहुत ही सरप्राइजिंग लगती हैं. और जो हमारा जो यंग जनरेशन है
उसको ये जानना जरूरी है कि हमारा रूट कहाँ था, वेल्थ क्या होता है, मनी क्या है, कहाँ से आती थी, पहले एक्सचेंज कैसे होता था। और ये चीजों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने थोड़ा आपसे इससे पहले जिक्र भी एक बार किया था कि जब हम छोटे थे तो हमारा नेटिव प्लेस अयोध्या में होता था। हम प्रयागराज के रहने वाले हैं, शुरू से बॉर्न एंड बॉट अप इन प्रयागराज। एंड समर वेकेशन में हम हमारे विलेज में जाते थे। और हमको ये एक, हम फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हमने वहां पे जो आप कह सकते हो कि बिल्कुल रूरल एरिया है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां का लाइफ कैसे होता था, वहां पे जो फाइनेंस था वो किस तरीके से मैनेज होता था, एक्सचेंजेस कैसे होते थे। आज जैसे आप बच्चों से पूछोगे, यंग जनरेशन से पूछोगे, तो शायद उनसे पूछोगे कि वेल्थ क्या है, फाइनेंस क्या है, तो वो सीधा यही बोलेगा कि नहीं, वो डॉलर है, रुपी है ना, करेंसी है। वो उसको करेंसी मतलब, वेल्थ मतलब करेंसी समझ में आता है। बेसिकली वेल्थ का मीनिंग करेंसी नहीं होता है। वेल्थ का मतलब है, वेल्थ का जो रियल डेफिनेशन है, ये आप किसी से पूछोगे, आई डोंट थिंक कि मोर देन 2-3% पर्सन विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। वेल्थ क्या है? वेल्थ का सही मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी क्वालिटी, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, लेकिन बाकी जो दूसरे लोग हैं वो उसके लिए आप कह सकते हैं कि तड़प रहे हैं, स्कैसिटी में है, और उनको मतलब वो सोचते हैं कि किसी तरह ये मुझे थोड़ी सी मिल जाए। वो ये रियल डेफिनेशन जो है वेल्थ का होता है। जैसे कि आज आप बात करेंगे गल्फ का, बहुत ही रिच है गल्फ कंट्री सारे, तो उनका वेल्थ क्या है? क्रूड है उनका वेल्थ। आज उनका सारा फाइनेंस जो है वो सारा किससे? क्रूड से मैनेज हो रहा है। ऐसे कहीं पे अगर गोल्ड माइन है तो वो वहां पे जो है वो उसका वो वेल्थ हो सकता है। किसी के पास पानी है, वो वेल्थ हो सकता है। आज आप साउथ अफ्रीका में सुनते हो कि वहां पे कंडीशन पानी की ऐसी है कि पूरा का पूरा जो कैपिटल है उनका, केप टाउन की कंडीशन ऐसी है कि शायद वो पानी के बिना जो है वो कुछ दिन बाद पूरा ड्राई हो जाएगा और किसी लायक नहीं रह जाएगा। तो हम लोग जब छोटे थे, गांव में जाते थे, तो हम लोग देखते थे लोगों के पास करेंसी नहीं होती थी। तो लोगों को कोई भी सामान परचेज करना होता था तो वो एक्सचेंज में क्या करते थे, जो विलेजर्स थे, जो किसान थे, वो जो है ग्रेन्स को एक्सचेंज करते थे। तो ग्रेन्स के एक्सचेंज में वो वहां से वेजिटेबल, फ्रूट से सारी चीजें लेते थे वो। तो ऐसे ही किसी के पास ग्रेन्स है तो वो उसका जो है वो वेल्थ हो गया, वो उसकी करेंसी हो गई। ऐसे ही अब किसी के पास कोई और दूसरी चीज अगर जो है वो ज्यादा मात्रा में है तो वो उसका करेंसी हो गया। बहुत सारे लोग क्या करते थे, अभी भी आप देखोगे कि स्क्रैप दे करके हम पैसे लेते हैं, वो भी एक तरह का वेल्थ हो गया। तो वेल्थ का मतलब, मीनिंग जो है वो ये है कि आपके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है किसी चीज का। तो आज आईटी सेक्टर क्या है? आईटी सेक्टर का वेल्थ उसका जो है नॉलेज है। तो वो उसका वेल्थ है, उससे उसको जो लाइफ में चाहिए सब कुछ मिलता है। उसको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है, सब कुछ मिलता है उससे। तो वेल्थ का रियल डेफिनेशन ये है। और आज के जो जनरेशन है वो, अच्छी चीज ये है, वो इन चीजों को काफी हद तक समझती है। और अब वो ब्रेड एंड बटर से ऊपर आ गए। हमारा कंट्री जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे अब हमारा ब्रेड एंड बटर का जो इशू था वो खत्म हो गया है। आज बहुत ही जो पुअर कंडीशन में, उसको भी 2 टाइम खाना आराम से मिलता है। पहले जो विलेजेस में लोग थे, आज से आप 50-60 साल पहले पता करेंगे अपने फादर वगैरह से, बहुत रेयर लोग थे जिनके घर में 2 टाइम चूल्हा जलता था, खाना मिलता था। आज वो चीज सबको अवेलेबल है। तो वेल्थ का डेफिनेशन समय के साथ में चेंज हो रहा है। ऐसा ऐसा कुछ मैं समझ रहा हूं कि पहले जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज बढ़ा है। तो मतलब पहले जो टीनेजर्स थे, पहले जो यंग जनरेशन थी, उसका जो वेल्थ का डेफिनेशन था वो कुछ मतलब अलग था। अभी का जो है वो कुछ अलग होगा क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग हो रहा है, राइट। एंड अल्टीमेटली ऐसा मैं कुछ समझ रहा हूं आपने जो नॉलेज शेयर किया उससे, कि वेल्थ इट डज नॉट मीन द मनी ओनली। Okay, yes, it is just a medium. It is just a medium through which you can transact. Okay, otherwise wealth could be anything. अगर कोई मतलब physically fit है तो health is the wealth for him, right? Something like that. Okay. जिसके सर में बाल नहीं है तो दूसरे के पास बाल है, तो उसको वही पे वो भी वेल्थ की तरह दिखता है। What a nice example, sir. Thank you very much for this wonderful example. Yeah. So what do you think कि आज की जनरेशन, आज के जो टीनेजर्स है,
वो सही में मैंने बहुत बार देखा है कि दे आर रियली लाइक क्रेविंग फॉर द मनी, मतलब कैसे कहीं से भी पैसे आने चाहिए और वो करोड़पति हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी, स्पेशली मेट्रो सिटीज में हमने ऐसा देखा है। हमारे काफी लिसनर्स है, काफी व्यूअर्स है जो मतलब ऐसा कुछ सोचते हैं टीनेजर्स। एंड हम कई बार बताते हैं कि इट इज नॉट जस्ट लाइक मनी, कि आपको सिर्फ आपके पास मनी होना चाहिए। एंड मुझे पता है कि ये पॉइंट आपसे डिस्कस करना सबसे फायदेमंद है, क्योंकि यू आर इनटू वेल्थ, मतलब फाइनेंस एज वेल एज यू आर इनटू हेल्थ। ओके, यू आर यस, नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट। सो करेक्ट। थोड़ा सा ये बताइए कि व्हाट इज द नाइस एंड वाइस कंसेप्ट, एंड क्यों जरूरी है पैसों के साथ साथ हेल्थ भी होना टीनेजर्स के लिए, स्पेशली आज के टीनेजर्स के लिए। यस। करेक्ट। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो लाइफ स्टाइल है हमारे यंग यंग जनरेशन का, वो लाइफ स्टाइल उनका बहुत ही पुअर है। एक्चुअली उनका इम्यूनिटी भी बहुत लो है और फिजिकली भी वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है, आपका जो गॉड ने जो बनाया था ह्यूमन को, वो जैसे बाकी एनिमल्स को बनाया है वैसे ह्यूमन को बनाया था। और उसका काम था कि उसको जंगल में जाकर के वहां पे शिकार करना है, वहां से अपना ब्रेड एंड बटर का अरेंजमेंट करना है, लेके आना है। और कम से कम डेली आपका 8 to 10 किलोमीटर का आपका जो है मूवमेंट होना चाहिए। तो बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया गया था। आज भी हम जो है ना वो सर्वाइवल के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। हमारा बॉडी जो है ना, बॉडी का मैकेनिज्म जो है वो सर्वाइवल के प्रिंसिपल पे काम करता है। और सरप्राइजिंग चीज है, देखिए पूरी दुनिया में सबसे प्रॉस्परस कंट्री यूएसए है, लेकिन अगर आप डिसीज में देखने जाएंगे ना तो उसमें भी वो नंबर 1 है। आज लाइफ स्टाइल डिसीज, कैंसर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सारी डिसीज देखेंगे उसमें भी वो नंबर 1 है। यस। तो ऐसे ही आप यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, ऐसी बाकी किसी भी कंट्री में जाइए, जहां पे प्रॉस्पेरिटी जितनी ज्यादा है डिसीज उतनी ज्यादा है। तो सबसे पहले चीज तो मैं ये आज के यंग जनरेशन को बोलना चाहता हूँ कि लाइफ का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। देखिए, जो चीज को हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते ना, तो उस चीज का लॉजिक, जो बिना लॉजिक के आज का जो हमारा जनरेशन है ना, बिना लॉजिक के किसी चीज को मानता नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसलिए लॉजिक जरूरी है। तो लॉजिक ये है कि लाइफ का फॉर्मूला है, लाइफ इक्वल टू वन टाइम टू द पावर 2 एंड हेल्थ टू द पावर 3। यानी लाइफ में जो इंपॉर्टेंस है ना, आपका लाइफ में वेल्थ का कितना रिक्वायरमेंट है, लाइफ लाइफ में आपके जो वेल्थ का रिक्वायरमेंट है वो आप समझ लीजिए कि अगर आप मैं 100 उसको एक नंबर्स दूं, तो उसमें से आप समझिए कि हेल्थ का जो वेल्थ का रिक्वायरमेंट है केवल 20 है। ओके। क्योंकि आपको जो लाइफ स्टाइल आपकी है उसको केवल मीट करना है। लेकिन आपके पास पैसा कितना भी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है उसको जीने के लिए, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो टाइम का भी कोई मतलब नहीं है और वेल्थ का भी कोई मतलब नहीं है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इंडिया में जो सबसे बड़े आप कह सकते हो वेल्थ क्रिएटर हैं जिनको बोला जाता है, वो थे राकेश झुनझुनवाला जी। एग्जैक्टली। यस। और वो जो है ना, आप देखिए कि 60 इयर्स का भी एज उन्होंने अचीव नहीं किया और उनका डेथ हो गया। वेल्थ तो बहुत था उनके पास, वेल्थ तो इतना है कि उनका आने वाला 4-5 जनरेशन जो है ना, वो भी कुछ नहीं करेगा तो भी आराम से लेवियसली जी सकता है। यस। लेकिन उन्होंने अपने हेल्थ के ऊपर, हेल्थ जो उनका था ना, वही सबसे बड़ा वेल्थ इंसान का क्या होता है, हेल्थ होता है। क्योंकि वो टू दी पावर 3 है, उसके बाद टाइम जो है टू दी पावर 2 है, वो आपका उसके बाद सेकंड नंबर पे जो वेल्थ है वो टाइम है। फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर पे वेल्थ है वो आपका फाइनेंस है, या आप कह सकते हो मनी है। तो ओके। इसलिए आज का जो यंग जनरेशन है उसको अपने हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ है तो आप जो मनी है वो अर्न कर सकते हो, आपका जो है फाइनेंस अच्छा रह सकता है। लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप उसको फाइनेंस से मैनेज नहीं कर सकते, पैसा कितना भी होगा वो हेल्थ को खरीद नहीं सकता है। Yes, yes. So तो basically, as I understand from your equation, कि health plus wealth plus time, that is exactly required. Okay, life को fulfill करने के लिए, मतलब full enjoyment करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। जबकि टीनेजर्स के माइंड में बहुत ये कंफ्यूजन होता है कि भाई अगर पैसे आ जाए तो सब कुछ आ जाता है। बट हमने ऐसा कुछ देखा है कि भाई इसके साथ हेल्थ भी बहुत ही जरूरी है। राइट। यस, ओके। उसका टॉप राइट। यस यस, एग्जैक्टली सर। तो सर मैं ये एक चीज जानना चाहूंगा कि अभी आप जितना भी मतलब पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, जितना भी चीजें आप देखते हैं, और आप बहुत सारे कस्टमर्स के साथ जुड़े हुए हैं, आपके बहुत सारे मतलब लोग हैं जो आपके आपके थ्रू पोर्टफोलियो मैनेज करवाते हैं, राइट। सो बेसिकली
कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज के टीनेजर्स को जाननी चाहिए, जो आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, बट ऑब्वियसली वो एडल्ट होंगे, वो मतलब बड़े होंगे, बट इवन दो उन लोगों को काफी सारी चीजें पता नहीं होगी, राइट? तो आपको क्या लगता है कौन से 3 मेन चीज हैं फाइनेंस की दुनिया के कंसेप्ट हैं जो टीनेजर्स को पता होने चाहिए? यस प्लीज सर। तो इसमें मैं जो यंगस्टर्स हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो है वो आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ जो ये वेल्थ है, जो फाइनेंस से रिलेटेड वेल्थ है, उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। आप अपने लाइफ में आप क्या सोचते हो, फ्यूचर में आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, आप फ्यूचर में कैसी लाइफ जीना चाहते हो, उसको भी आप उनसे डिस्कस कीजिए। क्योंकि एक पेरेंट्स भी आज की डेट में मैं जो देख रहा हूँ बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, वो ये है कि हमने हमारे पेरेंट्स से ये सीखा था। मेरे खुद के फादर ने, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बोला था कि पैसे जो है ना सेव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है वेल्थ क्रिएशन का कि तुम एवरी मंथ जाके पोस्ट ऑफिस से एनएससी खरीद लो। तो ऐसा हमारे फादर ये लोग क्यों कहते थे, इसके पीछे रीजन ये था कि मेरे फादर का जो ईरा था, जो आप 60 से लेके 80-90s का ईरा बोल सकते हो, वहां पे क्या था कि पोस्ट ऑफिस में जो रिटर्न था ना वो 12% था, 11% था। इवन LIC जो है ना वो भी आपको 8-9% का रिटर्न देता था। तो उस समय ये रिटर्न मिलने की वजह से क्या था कि उन्होंने अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस में रखा और उससे उनका एक जरूरत भर का वेल्थ क्रिएशन हो गया। दूसरा एक बहुत बड़ा मेजर चेंज जो आया है वो ये आया है कि मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनका अर्निंग लाइफ स्पैन बहुत बड़ा था, रिटायरमेंट का जो स्पैन था वो बहुत छोटा था। ओके। तो आप ये कह सकते हो कि जो उनका आप एक यंग यंग एज जो है, जो आपका मींस नॉन अर्निंग जो एज है, जिसको आप चाइल्ड एज भी कह सकते हो, वो जो था वो हार्डली 15-16 ईयर्स था। उसके बाद वो या तो एग्रीकल्चर में लग जाते थे या बिजनेस में लग जाते थे या फिर कहीं उनको छोटा मोटा जॉब करना पड़ता था। और जॉब वो कब तक करते थे, वो जॉब करते थे 65-70 ईयर्स की एज तक। मेरे ग्रैंडफादर के समय में हर आदमी की ये इच्छा होती थी, क्योंकि नीड उसकी बहुत ज्यादा थी और वो फुलफिल होती नहीं थी, रिटायरमेंट का तो कोई प्लानिंग का सवाल ही नहीं था। तो वो ये कोशिश करते थे कि रिटायरमेंट के बाद भी मेरे को 5 साल 10 साल का एक्सटेंशन मिल जाए। करेक्ट। उसके बाद का जो इरा आया, जो हमारा है या हमारे से 10 साल पहले का जो इरा था, उसमें क्या था कि जो आपका स्टूडेंट लाइफ था, आप स्टूडेंट लाइफ कह सकते हो, वो जो है बढ़ के 22 ईयर्स तक चला गया। और 22 ईयर से लेके उसको 60 ईयर्स तक या 62 ईयर्स तक जॉब करना था। तो वर्किंग एज पहले से थोड़ा कम हो गया और उसका रिटायरमेंट लाइफ जो था वो 15-20 ईयर्स हो गया, अगर 80 ईयर्स को आप लाइफ स्पैन पकड़ के चलते हो तो। लेकिन अभी का जो जनरेशन है उसका जो एजुकेशन है, जो जो उसका स्टूडेंट लाइफ है, वो 25 से 30 तक जाता है। एग्जैक्टली। और उसके बाद में वो जो जॉब करने वाला है, वो किसी का भी जॉब अभी ऐसा नहीं वाला है और 30 ईयर्स तक आप जॉब करेंगे, फिर 60 ईयर में रिटायर होंगे, फिर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ आएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। अभी जो है वो जॉब ज्वाइन करेगा, कोई 10 ईयर 5 ईयर 7 ईयर 12 ईयर, बस इतना ही जॉब करेगा वो, मैक्सिमम 20 ईयर्स आप ऐसा पकड़ो। और उसके बाद में वो क्या करने वाला है, वो 50 ईयर्स 52 ईयर्स 55 ईयर्स में अपना रिटायरमेंट प्लान करता है। मेरे को 5 ईयर पहले रिटायरमेंट लेना है, मेरे को क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है, मेरे को ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमना है, मुझे नई नई चीजें एक्सप्लोर करना है, एडवेंचर में जाना है, वो उसके बाद स्कूबा ड्राइविंग करना है, इस तरह की चीजें हैं अभी। क्योंकि उसको क्या है ना, हमने जब अपना करियर शुरू किया तो हमको क्या था कि हमें अपना पूरा गृहस्थी भी एस्टेब्लिश करना है, उसके अलावा हमें अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए भी पैसे इकट्ठा करने हैं, रिटायरमेंट के लिए भी करना है। अभी बच्चा जो है ना, हम दो हमारे एक या हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं। तो हमारा जो बच्चा है उसके पास ऑलरेडी हाउस है, हाउस बनाने का उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, कार भी घर में पहले से है, होम अप्लायंसेस सारे पहले से हैं, उसके फादर ने उसके लिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख 5 करोड़ रुपए भी उसके लिए रखा हुआ है। जिस दिन मैरिज करता है उसके विद इन ईयर सब कुछ उसको मिल जा रहा है। तो उसके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो चीज है, आज के पेरेंट्स को ये समझना है कि अभी आज जो हमारी जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उसको केवल क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जितना फाइनेंशियल एसेट आप उसके नाम पे क्रिएट करोगे,
जो उसको अपनी मतलब सर्विस लाइफ शुरू करने के 5, 10, 15 ईयर्स के अंदर उसको एक सैलरी अलग से लाके दे सके, ऐसा कैश फ्लो हम क्रिएट कर पाते हैं अगर, ओके तो शायद ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। ओके। तो क्योंकि हम चाहते क्या है, हमारा नेक्स्ट जनरेशन खुश रहे। वो खुश कब रहेगा? आज आप अपने बच्चे को बुला करके बोलो कि मैं तुम्हारे लिए 2 तोले का सोने का एक चेन बना के देता हूँ, 56,000 रुपीज का गोल्ड का प्राइस है, करेक्ट? या तुम्हें एक आईफोन ला के देता हूँ, बच्चा बोलेगा मेरे को आईफोन दे दो, मेरे को सोने का चेन नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। जब आपके बच्चों को जब गोल्ड नहीं चाहिए तो आप उसके लिए ज्वेलरी और ये चीजें इकट्ठा करने से कोई लॉजिक नहीं है। एग्जैक्टली। ऐसे ही आज किसी किसी का के शहर में उसको जॉब मिलेगा, तो आज अगर आप 2 BHK 3 BHK में रह रहे हो या टेनामेंट में आपका फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, सिंगल फ्लोर के मकान में रहते हो, तो आपको 2 स्टोरी 3 स्टोरी करने से ज्यादा अच्छा है कि आप बच्चे के नाम पे 50 लाख 1 करोड़ रुपए आप रखो, और ऐसा प्लान करो कि वो उसका जब जॉब शुरू हो उसके 5-10 ईयर्स के बाद में उसको एक कैश फ्लो जनरेशन आ जाए। एवरी मंथ उसके अकाउंट में अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपीज अगर आता है वहां से, तो वो ज्यादा हैप्पी होगा, क्योंकि उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है, उसको जो एडवेंचर करना है, जो भी करना है, वो अपने मन की चीजें कर पाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट, हमारा आपका जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको मैं बोलता हूँ, वो इंडिया में केवल 3% है। जो पेरेंट्स है उनका भी 3% है, और जो बच्चे हैं उनका भी है, क्योंकि बच्चों को स्कूल में फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है उसके बारे में ABCD भी नहीं बताया जाता है। आपको पढ़ना यस। है, पैसे कमाना है, पढ़ना है, पैसे कमाना है, लेकिन पैसा कमाने के बाद मैनेज कैसे करना है, वो पैसा आपके लिए कब काम करेगा, कब तक आप पैसे के लिए काम करोगे? हम पैसे के लिए काम करने के लिए नहीं बने, पैसा हमारे लिए काम करना चाहिए। कोई स्मार्ट वर्क हुआ। यस यस। तो बच्चे को ये सीखना जरूरी है, और वो सीखने के लिए जो है, जब आप वेल्थ क्रिएशन के उसमें जाओगे, तो वेल्थ क्रिएशन में क्या होता है, वेल्थ में 4 चीजें होती है। रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट मीन्स रियल एस्टेट है, डेट है, इक्विटी है, कमोडिटी है। यस। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप इसमें से अब इसका रिटर्न की अगर हम बात करें, तो रियल एस्टेट इंडिया में आप कहीं पे भी परचेज करते हो, वो 3 to 5% से ज्यादा का रिटर्न लाके देता नहीं है। उसका ओके। कैश फ्लो 3 to 5% ही है। सेल आउट करने के बाद तो हो सकता है कुछ आपको गेन मिल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। सेकेंड थिंग इज दैट, अभी तक पॉपुलेशन ग्रोइंग था, हर आदमी के 3-4 बच्चे थे, जो हमारी जनरेशन थी या हमसे पहले की जनरेशन थी। तो एक घर में पेरेंट्स ने एक मकान बनाया है 2 BHK का, 3 BHK का, उसके घर में 4 बच्चे सरवाइव नहीं कर सकते, तो सबको निकल के अपना मकान बनाना है। तो रियल एस्टेट का नीड था। लेकिन अभी आने वाले जनरेशन में क्या होगा, आपका रियल एस्टेट का नीड ड्रास्टिकली कम होने वाला है। ओके। आप चाइना में जाके देखो, घोस्ट सिटी बना के रखा हुआ है, कोई रहने वाला नहीं है। चाइना में एक साइड ऊपर ओल्ड पर्सन है, उसके पेरेंट्स 2 और उसके इन लॉज 2। आप समझ रहे हो? यस। मैं अगर हूं, तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो 2 लोग लाइबिलिटी हो गए, और मेरे इन लॉज भी 2 लाइबिलिटी हो गए, करेक्ट? और मेरा एक ही बच्चा है। ओके। तो 4 लोगों पे केवल जो है ना, वो एक एक यंग जनरेशन है। तो 2 मकान जो उसके पास अवेलेबल है इन लॉज के और पेरेंट्स के, उसका वारिस एक ही है, वो रहेगा तो एक ही मकान में। ये चीज है ना, इंडिया में भी आने वाले समय में आने वाला है। तो रियल एस्टेट आपको वो लिक्विडिटी है और वो रिटर्न देने में मुश्किल रहेगा, देगा नहीं। सेकेंड थिंग, गोल्ड की हम बात करें, गोल्ड ने 70s से 80s के बीच में मैसिव रिटर्न जनरेट किया, 3 to 5 टाइम्स। बहुत ही क्रेजी चीज है, यंगस्टर्स को भी ये कनेक्ट करेगी। आप कोई भी पिक्चर उठा के देखिए, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, इनकी हर सेकंड, एवरी सेकंड फिल्म में क्या होता था, गोल्ड का स्मगलिंग होता था। यस। उस टाइम पे करेक्ट? एग्जैक्टली। रॉबर्ट, है ना, सोना डॉकयार्ड पे उतर रहा है। हाँ। क्यों? क्योंकि 70s से 80s में गोल्ड का प्राइस 3 to 5 टाइम्स बढ़ा, तो स्मगलिंग से लेके सब कुछ बढ़ गया। ओके। अभी गोल्ड का क्रेज खत्म होता जा रहा है। उसके बाद से आप गोल्ड का रिटर्न देखेंगे तो 7-8% पर ईयर आता है। तो गोल्ड वेल्थ क्रिएट करना मुश्किल है, नहीं कर सकता है। अभी तक ऐसा बोला जाता था कि जब इक्विटी का साइकिल डाउन आता है, ग्लोबल क्राइसिस आता है,
ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम आता है उस समय जो है वो गोल्ड के प्राइसेस शूट अप करते हैं। अभी नहीं किया, यूक्रेन का वॉर चल रहा है, एग्जैक्टली। गोल्ड यस। को 80,000 होना चाहिए था, नहीं हुआ। हम्म। करेक्ट। यस। थर्ड थिंग, अगर आप बात करिए डेट की, तो डेट का जो रिटर्न है वो मैंने आपको पहले बताया कि पोस्ट ऑफिस का, पीएफ का, पीपीएफ का रिटर्न 12% हुआ करता था, वो अभी घटते 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 अगर आप देखेंगे तो आज 6-7% पे आ चुका है। एग्जैक्टली। एंड जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वहां पे 3-4% का ही सिनेरियो रहता है, यहाँ पे भी वही आने वाला है। एक्चुअली यूएसए में आई थिंक जो आप डेट का बोल रहे हैं वो 3% ही उसका है, डेट का जो यस, रिटर्न है वो 3, जबकि यहाँ पे हमें 5% 6% तक मिल जाता है आई थिंक, राइट? करेक्ट करेक्ट। और जो सबसे डेवलप्ड कंट्री है जिसको जापान कहते हैं, वहां पे उल्टा है, अगर आपको बैंक में पैसा रखना है तो पैसा देना पड़ेगा। ओके, सो दे आर दिस गिविंग इज यू। दिस इज समथिंग न्यू फॉर द जनरेशन। हमें हमारी जनरेशन मतलब जो नई जनरेशन है उसको यही लगता है कि बैंक में पैसे रखने से पैसे बढ़ते हैं। मतलब सिनेरियो ऐसा भी आ सकता है कि अगर वेल्थ को मैनेज करने के लिए आपको पैसे देने भी पड़े, राइट? दिस यस दिस कुड बी द सिनेरियो इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, मतलब 10 इयर्स, यस, 20 इयर्स हम ये सिनेरियो भी देख सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि आपका जो भी पैसा है उसको इन्फ्लेशन को बीट करना जरूरी है। हम्म। और ये इन्फ्लेशन जो है ना, आप ये देखिएगा कि ये कम होने वाला नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि जैसे ये पैसा अभी पुअर के पास ज्यादा जा रहा है, जो अपने फार्मर्स है उनके पास जा रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू सभी के पास जा रहा है, तो जब तक बाइंग कैपेसिटी बनी रहेगी इन्फ्लेशन का नीचे आना मुश्किल है। एग्जैक्टली। यस। तो इसलिए क्या है, और इन्फ्लेशन 7 to 8% रहने वाला है जो अभी है। हम्म। गवर्नमेंट 6% बोलती है, लेकिन हमारे आपके लिए वो 10%, 8% से कम नहीं होता। क्योंकि आप कोई भी स्कूल का फीस उठा के देखोगे एवरी ईयर 10% बढ़ता है। बराबर। आप पेट्रोल राइट। का प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस देखो, ग्रेन का प्राइस देखो, सबका प्राइस 7-8-10% से कम नहीं बढ़ता है। तो हमारे आपके लिए जो इन्फ्लेशन है वो 7 to 8% है। यानी आपने बैंक में कहीं पे भी पैसे को रखा है, इफ इट इज नॉट पेइंग यू मोर देन 7%, इट मीन्स इट्स वैल्यू इज गेटिंग डे बाई डे इट डाउन इज, और इट इज या, डिक्रीजिंग। एग्जैक्टली। करेक्ट। तो जो इट उसको मीन्स वेल्थ क्रिएशन करना चाहिए वो क्रिएट नहीं कर रही है, एक्चुअली वो डिप्लेट हो रही है, डे बाय डे वो हाँ, डिप्लेट हो रही है। एग्जैक्टली। प्रिजर्व भी नहीं कर रहा है, वो प्रिजर्व भी नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। तो अभी फोर्थ जो क्वाड्रेंट है वो बचता है इक्विटी का। हम्म। तो इक्विटी के पास ये कैपेसिटी डेफिनेटली है, क्योंकि लास्ट 40 इयर्स में अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी है या जो सेंसेक्स है उसने अप्रोक्सीमेटली 14-15% का सीएजीआर दिया है। एग्जैक्टली। और आने वाले समय में भी इंडिया, चूंकि यहाँ पे डिमांड इतनी ज्यादा है और अभी हम चाइना प्लस वन पॉलिसी पे चल रहे हैं, तो अभी आने वाला जो 10 to 15 ईयर से नेक्स्ट डिकेड इंडिया का बोला जा रहा है, तो उसमें इक्विटी में वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छा होने वाला है। और चूंकि सभी जो क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, यानी स्पेंडिंग आपकी बढ़ेगी, आपको लाइफ स्टाइल में ही खर्च ज्यादा करना है, लाइफ स्टाइल को बनाने वाला कौन है, कंपनियां हैं। तो एग्जैक्टली। इसलिए आपका जो भी वेल्थ क्रिएशन है वहां से होगा। तो हम्म। जो यंगस्टर्स हैं उनको अभी से चाहिए कि अगर उनके फादर सपोज करिए कि डेट में या एफडी में इन चीजों में पैसे रखते भी हैं, तो हम्म। उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहिए पेरेंट्स से कि आप मेरे नाम पे 2,000, 5,000, 10,000, वॉट एवर इज द कैपेसिटी ऑफ पेरेंट्स, उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप इतने का एसआईपी हमारे नाम पे खोल दो, हम्म। जिससे कि हम फ्यूचर में उसको, जब हमारा जॉब आएगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे, आगे इंक्रीज करेंगे और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हम जी सकेंगे। एग्जैक्टली। सो जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। यस सर, तो जैसे आपने बताया कि इक्विटी कुड बी द मोस्ट पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट कि जहां पे वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। बट उसके साथ साथ एक और चीज है। डेफिनेटली इक्विटी तो कर ही सकता है, बहुत सारी चीजें हो इक्विटी के साथ हम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड्स होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि टीनेजर्स को थोड़ी थोड़ी अभी से जानना शुरू करनी चाहिए। बट मुझे एक बहुत ही बड़ा जो पॉइंट लग रहा है वो ये है कि पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उसके बीच में, मतलब कि इंडियन फैमिलीज में पैसों के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। दैट कुड बी द रूट कॉज। अगर वो बात होना चालू भी हो, राइट, तो समझ पाए, एक दूसरे की नीड समझ पाए। जैसे कि आपने बताया कि हमारे जो पेरेंट्स है, अभी जो पेरेंट्स होंगे टीनेजर्स के, उसका कुछ विजन, उसके कुछ अंडरस्टैंडिंग पैसों को लेके कुछ अलग होगी। जबकि हमारे जो टीनेजर्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका विजन, उसको क्या चाहिए, वो एक अलग ही लेवल पे होगा, राइट? तो जब तक ये बैलेंस नहीं होता है तब तक वो दोनों साथ में मिलके एक कॉमन गोल के लिए काम नहीं करते हैं, तो ये काफी दिक्कत हो सकती है। और वही चीज मुझे लग रहा है कि भाई ये एक ऐसा भी पॉइंट हो सकता है कि आपकी फैमिली की बॉन्डिंग काफी अच्छी करे। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट सर? आपके उसके बारे में विचार क्या है, बताएं प्लीज।
मेरा मेरा कहना यह है कि पहली चीज तो इसलिए मैंने पेरेंट्स को भी एड्रेस किया और यंगस्टर्स को भी एड्रेस किया। तो इसमें सबसे पहले जो जो चिल्ड्रंस हैं, जो यंगस्टर्स हैं, सबसे पहले उनको थोड़ा बहुत अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे डिस्कस करना चाहिए। अपनी क्या उनका थॉट प्रोसेस है अपने फ्यूचर को लेकर के, वो किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, क्या उनका अपना एम्बिशन है, उनको इंडिया में रहना है, फॉरेन में रहना है, किस तरह से काम करना है, जो मैरिज करना है, नहीं करना है। तो इसमें उनको थोड़ा बहुत एक स्टेप ले करके उनको अपने पेरेंट्स के साथ कुछ डिस्कशन करना चाहिए। बोलना चाहिए कि मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है, मैं इस तरह से सोचता हूँ, आप मेरे को करेक्ट करो या आपको एक्सप्लेन करो कि क्या है। उनको अपने पेरेंट्स से एसेट लाइबिलिटी की बात करना चाहिए। एग्जैक्टली। जैसे कि एसेट क्या है, जो भी चीज आपके जेब में पैसे को डालता है, कोई यस। भी ऐसा काम आप करते हो जो आपके जेब में पैसे को लेके आता है, दैट इज एसेट। और हम्म। लाइबिलिटी क्या है, जो आपके जेब से पैसे को लेके जाता है। आपने कार खरीद लिया, लाइबिलिटी हो गया वो, है ना। एग्जैक्टली। एवरी मंथ आपका उसका ईएमआई पे कर रहे हो। आपने हाउस लिया, वो भी आपका जो है वो लाइबिलिटी हो गया। उनको अपने पेरेंट्स से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर वो मान लीजिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने इस चीज को एक बार सोचा क्या कि हम एक फ्लैट को ले रहे हैं। तो मोस्टली क्या हो रहा है, लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन कैसा है, मैं 40 लाख का फ्लैट खरीदने जाता हूँ। ये मैं क्वेश्चन बहुत सारे मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे पूछता हूँ। मैं 40 लाख का फ्लैट लेने जाता हूँ, वो क्या करता है, 7 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज वो बिल्डर को पे करता है अपने हम्म। पॉकेट से। उसके बाद 30 लाख का, 25 लाख का लोन लेता है। हम्म। और उसके बाद वो शान से सब जगह ये कहता हुआ घूमता रहता है कि नहीं, मैंने 40 लाख रुपए का मकान लिया है। एग्जैक्टली। तो मैं उसको कहता हूँ कि डेफिनेटली आपने मकान लिया है, आपके नाम पे रजिस्ट्री भी हुआ है, लेकिन आप एक बार 3 महीने उसका ईएमआई स्किप कर दो ना, तो आपको पता चल जाएगा, आपको ये एहसास होगा कि ये मकान आपका है कि नहीं है। सही बात है। करेक्ट। तो तब उनको ये रियलाइज होता है कि अरे यार, ये तो बात तो सही कर रहे हैं। मैंने कहा मकान तो आपका जब तक लास्ट ईएमआई ड्यू है तब तक बैंक का है, आपका मकान है किधर, पेपर तो उसके नाम पे पड़ा हुआ है। हम्म। इधर रहने से तो आपका मकान नहीं हो गया, आप तो टेनेंट हो बैंक के। हम्म। तो इस चीज को समझना जरूरी है। और जब आप अपने पेरेंट्स से बोलोगे कि पापा मैं आपने ये मकान लिया, तो ये मेरे को ये एसेट कैसे है, ये मुझे क्या दे रहा है, हम्म। तो तब वो भी इस चीज को सोचने के लिए मजबूर होंगे। क्योंकि पहले लोन का कॉन्सेप्ट इतना था नहीं, हम्म। पहले लोग कैश पे करके मकान लेते थे। एग्जैक्टली। लेकिन उनके माइंड में ये अभी भी नहीं आता, वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि मैं जो 20 लाख का मकान ले रहा हूँ, उस पे जो ईएमआई है वो पे करने के बाद वो 40 लाख का हो गया, फिर वो 50 लाख का बिकता है। मैं कहता हूँ मैंने 20 लाख का मकान 50 लाख में बेच दिया। फैक्ट तो ये है कि आपने 40 लाख में बाई किया था, 50 में बेचा 20 ईयर्स के बाद। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली आपका वो जो आपका इन्फ्लेशन है उसको भी आप शायद तक बीट नहीं कर पाएंगे अगर इस तरीके से आप नहीं सोचेंगे नहीं तो। कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो आप। एग्जैक्टली। दूसरी बात, एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे थे अभी तक, मोस्टली उसमें कहीं ना कहीं कुछ व्हाइट का ब्लैक भी हो जाता है। हम्म। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से डिजिटल करेंसी आ रही है, जिस तरीके से ट्रांजेक्शन सब ऑनलाइन हो रहे हैं, आने हम्म। वाले समय में आप ये नहीं कर पाओगे। और हम्म। आपको पैसा जेब से देना पड़ेगा। आपका 20 लाख 15 लाख रुपए व्हाइट का ब्लैक हो जाएगा, और वहां से 25 लाख का इनकम आएगा, 30 लैक्स का आपके वो 30% का टैक्स जाएगा, 7 लैक्स टैक्स में चले गए, 5 लैक्स का गेन हुआ था, 2 लैक्स पॉकेट से चले गए। हम्म। एग्जैक्टली। तो जब हम डिस्कस करेंगे, तो ही क्या है कि पेरेंट्स का भी इसके ऊपर जो है ना, उनका एक थॉट प्रोसेस बनेगा कि हाँ, हमको इस तरीके से भी सोचना है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ग्रेट। ठीक है, तो ये यस। हम करेंगे तो फिर क्या है, क्योंकि ये डिबेट वाली चीज है। हम्म। अब उसके बाद अगर उनके पेरेंट्स को कोई चीज में कहीं पे मान लीजिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते या वो रजिस्ट करते हैं, तो फिर ये चीज आती है कि वो कंसल्ट करें फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, या बच्चे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, या दोनों लोग मिलकर डिस्कस करें। एग्जैक्टली। आज यस। ऐसा नहीं, आज पेरेंट्स बहुत ओपन है। हम मैं अपनी बात करूं, हम कुछ 6 भाई बहन थे, ओ। हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी अपने फादर से बात करने की। अभी आज हमारा बच्चा मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। यस। यस मतलब जो आज की फ्रीडम ओपननेस बढ़ी है। फ्रीडम जो है वो पहले से काफी बड़ा है टीनेजर्स के लिए। और साथ ही साथ उनके लिए काफी ऑप्शंस भी ओपन हुए हैं। और उसी ऑप्शंस के साथ साथ उसकी एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। अगर आप देखेंगे तो मैं कल परसों ही मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था यूट्यूब पे, और मुझे दो तीन ऐसी एडवर्टाइजमेंट दिखी जो काफी अट्रैक्ट करती है टीनेजर्स को। जैसे कि फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट वाज देयर कि अगर आपके पास सपने बड़े हैं
और आपके पास पैसे नहीं है तो सो एंड सो एप्लीकेशन जो आपको पर्सनल लोन यस देता है 1 to 1। एंड वो है काफी सारी ऐसी गेम्स की एप्लीकेशन है, प्ले समथिंग समथिंग, यस मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि जिसमें यस ऐसा क्लियर कट ऐसा बोला जाता है कि आप 20 रुपीज इन्वेस्ट करो और 2 दिन में 20,000 हो जाएंगे, राइट। ओके। सो मेरे लिए ये एक पेरेंट्स के साथ फैमिली में पैसों को लेके बात करना टीनेजर्स का एक इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि टीनेजर्स जो है वो अवेयर हो, उसको रियलिस्टिक रिटर्न्स पता चले, रियलिस्टिक जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है वो पता चले। अगर ये बातें नहीं होंगी तो डेफिनेटली वो इसी तरह की सी कंपनियां बैठी हैं उसको परेशान करने के लिए, या तो फिर ऐसे कोई भी बकरे ढूंढने के लिए कि भाई उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे काट सके, राइट। डेफिनेटली सो मेरा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितनी ज्यादा बात हो पेरेंट्स के साथ फैमिली में पैसों के बारे में, तो एक तो हमें ये भी पता चलेगा कि पहले की जो अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई रियल एस्टेट लेना चाहिए और अभी की जो अंडरस्टैंडिंग है रियल एस्टेट नहीं लेना चाहिए, वो भी क्लियर होगी, एज वेल एज कहीं पे बच्चे फंसेंगे नहीं, राइट, कोई फ्रॉड में नहीं करेक्ट आएंगे, राइट। तो वो बहुत सारी चीजें जो है वो सिर्फ डिस्कशन से ही बाहर आ सकती है। सो दैट्स वाई डेफिनेटली मैं अपने सारे व्यूअर्स को और हमारे सारे जो लिसनर्स हैं पॉडकास्ट के उन सबको मैं ये अर्ज करूंगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ पैसों को लेके डिस्कस करना चालू करें, कुछ भी चीज है, राइट। सो स्लोली करेक्ट स्लोली यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग कि भाई क्या होता है और किस तरह से पैसे काम करते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ श्योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन, राइट सर। करेक्ट करेक्ट और आपसे ज्यादा तो दुष्यंत सर कौन जान सकता है कि पैसे कैसे काम करते हैं, बिकॉज मैंने ये यस हमारी जब बात हुई पहली बार तब आपने बताया था कि भाई बहुत ही यंग एज से आपने समझना शुरू किया कि भाई ये किस तरह से होता है, और जब आप एक लेवल पे पहुंच गए फाइनेंशियल फ्रीडम का, आपका जो पहला डेफिनेशन था और अभी का जो डेफिनेशन है यस वो काफी डिफरेंट है, वो हमारी डिस्कशन हुई यस थी। करेक्ट तो करेक्ट थोड़ा सा करेक्ट उसके बारे में बताएंगे कि भाई आज की जनरेशन जो हाँ फाइनेंशियल फ्रीडम को समझती है और एग्जैक्टली फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। यस। हाँ तो इसमें देखिए क्या होता है कि यही मैं बोला था कि इन्फ्लेशन को हम समझ नहीं पाते। तो मैं 2008 की बात कर रहा हूँ कि तब मैं एज ए इंजीनियर जॉब कर रहा था और मेरे एक सीनियर थे, जीएम थे मैकेनिकल के। तो मैंने उनसे बोला कि मैं जो है चाहता हूँ कि मेरा जो रिटायरमेंट है वो 60 के बजाय 55 में हो जाए। तो उनका कहना था कि ऐसा हो सकता है लेकिन इसके लिए तुम गल्फ में चले जाओ, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो तुम्हारा बिरला कंपनी में आप जॉब करते हो, आपका सैलरी इतना कम है, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा नहीं, बाहर तो नहीं जाऊंगा, यहाँ पे रह के कोई तरीका बताओ। बोले यहाँ पे कोई तरीका नहीं है ऐसा। तो मैं उसके बाद से ऐसा सोचने लगा। फिर मैं उस समय ये सोचता था कि उस समय मेरा जो सैलरी था अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के आसपास था। तो मैं सोच रहा था कि जिस दिन मेरे को 3 लाख पर मंथ कहीं से भी मिलने लगेगा तो उस दिन मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगा और मैं जो है उस दिन रिटायरमेंट ले लूंगा। तो ये टारगेट रख के फिर मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और फिर मैं म्यूचुअल फंड में ही मेरा पोर्टफोलियो बना के वहां पे मैं करता रहा। करने के बाद में आज से लगभग 4 या 5 साल पहले की बात है, जब मेरा 3 लाख रुपीज पर मंथ का जो टारगेट था वो अचीव हो गया। कि मेरा जो वेल्थ था, जो मैंने फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट किया था, उससे मेरे को 3 लाख पर मंथ आराम से आ सकता है, पर ईयर आराम से आ सकता है। लेकिन उस समय जब मैं इवेलुएट करने के लिए बैठा तो पता चला कि मेरा तो जो मंथ का जो खर्च है, एक्सपेंसेस है, मेरे लाइबिलिटीज है, वो मिला के 6-7 लाख होता है। मैंने कहा यार ये मिसमैच कैसे हो गया। तब पता चला कि इन्फ्लेशन क्या चीज है। यस। तो मेरे को वो रिवाइज करना पड़ा। अभी वो रिवाइज करके फिर मैंने अपना वो टारगेट सेट किया और जो कि मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दी ये अभी अचीव हो गया है, या और मैं इससे जो है वो बाहर निकल सकता हूँ। तो मैं मेरा बच्चों को भी कहना यही है, यंगस्टर्स को, कि आप भी अपना एक इस तरह का ड्रीम बनाएं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा, कितना अमाउंट चाहिए, इन्फ्लेशन क्या होता है। ये सबको आप आज यूट्यूब हर चीज यूज करते हो, वहां पे जाके भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो, कैलकुलेटर आता है वहां से जाके देख सकते हो। मेरे बच्चा है, उसको क्रिप्टो में बहुत इंटरेस्ट आया। तो आप पेरेंट्स को ये भी चाहिए कि आप थोड़ा सा रिस्क लेके बच्चे को पैसे थोड़े से दीजिए, बोलिए कि एक्सप्लोर तुम इसको करो भाई। तो मैंने मेरे बच्चे को बोला ये 1,000 रुपीज लो, तुम क्रिप्टो में लगा, तो जहाँ पे लगाना है। मुझे पता था इसका पैसा डूबने वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट यूएसए में बढ़ना शुरू हो गया था। अब मुझे मालूम था इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सबसे पहले अटैक जो है ना वो उसी जगह पे होगा जहां पे अनवांटेड जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है। तो उसने 1,000 रुपीज लगाया, तो उसका उसके बाद में लगभग 100 या 150 रुपीज का उसको गेन मिला। वो कहा था कि अब मैं तो 15% का मेरा गेन आ गया 2 महीने के अंदर। मैंने कहा कीप इट अप, कीप इट अप। उसके बाद में पता चला कि 6 महीने के अंदर उसका जो है वो 600 हो गया। मैं बोला अब ओके। क्या हुआ, कहता मैंने देखना बंद कर दिया। मैंने कहा देखना बंद कर दो पर समझना चालू रखो। यस। मनी जो है ना वो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये पैसा कहाँ से क्रिएट करके देता है, तब तक वो कभी भी लाइफ में स्थायी नहीं रहेगा। ओके। आपको ये समझना जरूरी है कि अगर अगर आज की डेट में मान लीजिए लोन आपको
होम लोन जो है इस समय 9% पे मिल रहा है, पर्सनल लोन 14% पे मिल रहा है। तो अगर कोई आपसे 16% का ऑफर दे रहा है, आपको 16% कहीं पे मिल रहा है, मतलब वो जेन्युइन है, हो सकता है। लेकिन कोई बोलेगा मैं आपको 30% रिटर्न दूंगा पर ईयर, कहाँ से लाके देगा वो? पर्सनल लोन, होम लोन, और कहाँ से लाके देगा वो? तो वो जो देगा वो कुछ दिन देगा, उसके बाद आपका प्रिंसिपल चला जाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए आपको उस चीज को समझना जरूरी है कि कोई भी पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि पैसे में प्रिंसिपल जो आपका है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके इंटरेस्ट से। यस। तो वो सोर्स को समझना बहुत जरूरी है, और इसलिए आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते, जो यंगस्टर्स हैं खास करके, क्रिप्टो में सबसे ज्यादा पैसा उनका ही डूबा है। और वो फॉर्चुनेट है आज इंडिया के सारे लोग फाइनेंस मिनिस्टर के, कि उन्होंने लास्ट बजट में बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए उसके ऊपर, तो इंडियन जो है मजबूरी में उससे बाहर आ गए, वरना वो उस क्रैश से बच गए जो इतना बड़ा क्रैश हुआ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब वो इकोनॉमी को भी काफी अफेक्ट करता है वो, यस, अगर ये नहीं हुआ होता तो काफी लोग करेक्ट, ऐसे, मतलब काफी यंगस्टर्स ऐसे कंप्लेन करते थे कि भाई इंडियन गवर्नमेंट को क्या, मतलब इतना टैक्स लगाने की क्या जरूरत है क्रिप्टो क्या पे। बट जरूरत है, वो यस करेक्ट, एक्चुअली ऐसे बताया कि भाई बच्चों को अगर बीमार है तो दवाई देना जरूरी है, तो वो एक तरह की दवाई थी, ऐसा मुझे लग रहा है। राइट, यस डेफिनेटली, वी कैन अंडरस्टैंड दिस एज विद द फिनोमिना ऑफ मेडिसिन, राइट। अच्छा, तो यही क्वेश्चन के साथ मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा सर, कि बच्चों को यूजुअली, टीनेजर्स को स्पेशली ये अगर जानना है कि भाई आज की टाइम पे, मैं जानता हूं कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होता रहता है, बट आज की टाइम पे अगर फेयर रेट ऑफ रिटर्न अगर कोई बोले उसको कि भाई इतना परसेंटेज आपको मिल जाएगा, तो उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या तो फिर उसको एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं। एक्सप्लोर तो हर एक में करना चाहिए, बट कौन सी चीजें हैं जिसको कंसिडर करना चाहिए, एग्जैक्ट करेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए टीनेजर्स को, यस यस। ताकि वो कहीं पे वो ये ना हो जाए, वो मिसगाइड ना हो जाए। दैट्स व्हाई तो प्लीज। देखिए इसमें क्या है कि जैसे कोमोडिटी है, हम्म। कोमोडिटी में क्या होता है कि उसका साइकिल थोड़ा सा अलग रहता है। हम्म। ठीक है, तो उसमें डिपेंड करता है कि वेदर किस टाइप का था, इस बार कितना प्रोडक्शन हुआ, तो वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वो चलता है। हम्म। रियल एस्टेट है, उसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डेट का क्या होता है, डेट में सिंपल सी बात होती है कि लोन आपको कितने परसेंट पे मिल रहा है। ठीक है, उससे आप 2% माइनस करोगे तो आपको आपका जो है वो एफडी का जो रेट है वो मिल जाता है। ओके। अगर इक्विटी का रिटर्न निकालना है, तो इक्विटी का रिटर्न निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आप इन्फ्लेशन को जीडीपी के साथ ऐड कर दीजिए। ओके। तो अभी इंडिया का अगर आप इन्फ्लेशन देखने जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.57% के आसपास है, और हम्म। जीडीपी भी आप देखोगे तो उसका भी फोरकास्ट जो है लगभग वो 6.5 के आसपास है। एग्जैक्टली। तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो 12-13% बनता है। हम्म। यानी कि आप इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 12 to 13% का रिटर्न बन सकता है। एग्जैक्टली। अभी आप ये चीज अगर यूएसए का लेने के लिए जाओगे तो वहां पे अभी जीडीपी जो है वो आपका 3% इस तरीके से ग्रो कर रहा है, 3-4% के रेट से। और अगर इन्फ्लेशन बात करेंगे तो वहां अभी वो 4-5% के आसपास है। हम्म। तो आप वो ऐड करोगे तो वहां का रिटर्न बन जाएगा। ओके। तो बेसिक रूल ये होता है। उसके बाद जो है, अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर ईयर में रिटर्न थोड़ा ज्यादा जनरेट हुआ है, तो हम्म। डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर रिटर्न जो है वो कम सबड्यूट जम। रहने वाला है, थोड़ा सा कम बनने वाला है। बट ऑन एन एवरेज आपको ये रिटर्न मिलेगा। आप 10 ईयर्स का डिटेल निकालोगे ना, 10 ईयर्स का आप डेटा निकालने जाओगे, तो डेट का रिटर्न जो होता है ना, 10 ईयर्स का जो इन्फ्लेशन का रेट होगा, डेट का सेम रिटर्न आएगा। ओह। अगर इंडिया का हम 10 ईयर्स का पिछले इन्फ्लेशन निकालें, तो वो अप्रोक्सीमेटली 6.5% 7% के आसपास आता है। डेट का रिटर्न सेम है एफडी का। और एग्जैक्टली। इक्विटी का जो रिटर्न है उसमें आपको क्या करना है, जीडीपी को ऐड कर देना है। जीडीपी प्लस जो इन्फ्लेशन है वो दोनों को ऐड करके जो मिले, तो वो नॉमिनल है। वो अगर कोई बोले कि इतना परसेंटेज है तो हम उसको मान सकते हैं। हाँ, और अगर और कोई उससे हाँ ज्यादा बोले तो हमें उसको सोचना चाहिए कि भाई ये सही में सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या है क्या और नहीं। और अपॉर्चुनिटी भी इसमें इतनी आती है कि जैसे मान लीजिए कि इस साल हमारा जो दोनों को ऐड करने के बाद 12%, 13%, 14% बन रहा है, लेकिन इस साल मार्केट ने मेरे को 4% ही रिटर्न दिया है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जो है वो उतना ऐड करके हमको मिल सकता है। एग्जैक्टली मतलब वो पर साइकिल में एवरेज चलता वही रहता बताए। है। यस, वो साइकिल यस, में चलता रहता है, बट एवरेज हमें निकल के चलता है।
ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल टाइम सर। आपने इतना सारा नॉलेज दिया, एंड डेफिनेटली आपको और कुछ भी कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि भाई हमें इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है, हमें हमें हमारा जो मूवमेंट है जो टीनेजर्स को उसके पेरेंट्स को फाइनेंशियल नॉलेज देने के लिए, तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमें वो फीडबैक भी दें ताकि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर बना पाए। एज वेल एज आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को, तो मैं आपको ये एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आप प्लीज शेयर कीजिए सर। यस। मैं आपके ऑडियंस को, जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी, उनके पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि आपको कभी भी कहीं पे ऐसा डाउट लगे, आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, आपकी क्यूरियोसिटी है, आप कुछ जानना चाहते हो, आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप डेफिनेटली मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9913274333 के ऊपर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, और मेरे से जो बेस्ट पॉसिबल होगा मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और आप फाइनेंशियली अवेयर हो, आप वेल्थ क्रिएशन करें, लाइफ में आगे बढ़ें, यही शुभकामना मेरी तरफ से आपको है, और यही मेरे लाइफ का मिशन भी है। थैंक यू दुष्यंत जी, थैंक यू वेरी मच। I'll be sharing your number with all my audience। मैं अपने जहां पे भी मैं पॉडकास्ट में एज वेल एज हमारे यूट्यूब चैनल में जहां पे भी मैं अपना वीडियो रख रहा हूँ, वहां मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी आपका रख दूंगा। सो ऑडियंस, यू कैन कांटेक्ट दुष्यंत जी। आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप फाइनेंस के फंडामेंटल्स काफी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो दुष्यंत जी हेल्प करने के लिए रेडी है। एज वेल एज अगर आपके पेरेंट्स कहीं पे कंफ्यूज है तो वो उसको गाइड भी कर सकते हैं, और दुष्यंत जी की सर्विसेज भी ले सकते हैं फाइनेंशियली, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, वो सारी चीजें दुष्यंत जी काफी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। 336 कस्टमर्स के साथ ऑलरेडी वो कनेक्टेड है, एंड ही विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू पीपल ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच दुष्यंत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ओके, हैव अ नाइस टाइम सर, बाय बाय। Thank you for giving me such opportunity. Yes sir, yes, thank you। Okay, yeah।